Good afternoon, students. Good afternoon. तो कल हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कल। तो आप में से कोई बता सकता है वैलेंसी अब क्या होता है? हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। शाबाश। हमने क्या पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, है ना? जो कल बहुत कम स्कूल्स जुड़े थे तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कल इसमें हमने पढ़ा था कि वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आपके पास देखो डायग्राम है, आप अपनी बुक पे देखो डायग्राम, पेज नंबर 157 पे ये वाली डायग्राम जो दी है ना, ठीक है। इसमें आप देखिए वैलेंस लिथियम का हमने कल एग्जांपल ली थी। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है। तो अब ये क्या करेगा? खुद को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा या गेन कर सकता है। ठीक है, मतलब कि आपको इसको या तो 2 है इसमें, इस वाले शेल में, तो ये स्टेबल हो जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हमने किसकी एग्जांपल पढ़ी थी? नियॉन। इसमें जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये क्या करेगा? इसकी वैलेंसी 0 होगी, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये गेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था। एल्युमिनियम का भी पढ़ा था। एल्युमिनियम का मुझे कोई बोल सकता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एल्युमिनियम के केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है, या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, या फिर इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने हैं। तो लेकिन इसके लिए इजी रहेगा कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। ठीक है, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा, फिर जाके ये स्टेबल हो गया ना, क्योंकि अब इसका K और L शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। इस केस में इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स जब ये लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ आए? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, तो उस अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, तो वो उस एलिमेंट की क्या आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी। फिर 158 पेज नंबर पे आपका टेबल दिया है, इसमें निकालो अपनी बुक्स पे। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का बताया है कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितनी उसकी वैलेंसी क्या होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी यहाँ पे हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लूज कर रहा है, तो उस हिसाब से उसकी लूज या गेन या शेयर, उस हिसाब से उसकी वैलेंसी हमें पता चल जाएगी। पहले क्या है? हाइड्रोजन
इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, और वो कहाँ होगा K शेल में। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना अभी तक। K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अटेन कर मतलब गेन करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसका K शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, है ना। ये पढ़ा हमने कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, 1 की, है ना। तब जाके इसका जो ये है ये कंप्लीट हो जाएगा शेल, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हीलियम। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। तो इसका शेल में जो इसका K शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है ना। अब ये क्या, इसको ना तो जरूरत है लूज करने की ना गेन करने की, ये क्यों करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, अगर ये लूज या गेन करेगा ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसलिए ये क्या करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन देगा किसी को ना ये लेगा, क्योंकि इसका शेल जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 आ गई। अब लिथियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, K शेल में 2 और L शेल में 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको L शेल, या तो इसको L शेल में 7 जो है वो गेन करने हैं, है ना। तब जाके ये इसका जो L शेल है वो 8 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। ठीक है, या फिर ये क्या करेगा 7 गेन करेगा, या इसी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो तब भी ये स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इसका K शेल कंप्लीट है। तो इसलिए इसके लिए इसी क्या है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी आ गई 1। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वैलेंसी 2। नेक्स्ट है बोरॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वैलेंसी 3। ठीक है, और जो है कार्बन, इसमें 4 है और इसको 4 की जरूरत है ताकि ये 8 बन जाए, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये शेयरिंग करेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर करेगा, तब जाके इसकी वैलेंसी भी 4 आ जाएगी। अब देखो ये है नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें है L शेल में 5। अब ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। इसके लिए इजी क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, 3 लेगा ना। ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तब जाके इसकी वैलेंसी जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट भी आप देखो, ये हमने कल पढ़ा था सारा, ये 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये बन जाएंगे 8, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8। अब ये वाला देख लो नियॉन, इसका जो है कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, इसको जरूरत ही नहीं है, नहीं ना, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये अनस्टेबल क्यों करेगा किसी को इलेक्ट्रॉन दे के या लेके, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑलरेडी है, तो इसलिए ये स्टेबल है, ये इसकी वैलेंसी जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, आई समझ यहाँ तक। नेक्स्ट है सोडियम, उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है KLM, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सेम जैसे यहाँ पे हो रहा था, इस वाले शेल में ये लूज कर रहे थे, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंसी 1, तब जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, 2-8। अब मुझे एल्युमिनियम का बताओ जरा, एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो क्या करेगा, उसकी वैलेंसी कितनी आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो। वैलेंस शेल कौन सा होता है, आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल जो है वो हो गया वैलेंस शेल। तो एल्युमिनियम का आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये है ना एल्युमिनियम हमारे पास, ये K है, ये L है और ये M है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल M है।
तो इसका मतलब है ये इसका वैलेंस शेल हो गया। आउटरमोस्ट शेल इज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम 3। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मींस इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके वैलेंस शेल में, फिर जाके ये क्या होगा, कंप्लीट होगा वैलेंस शेल। अब ये क्या करेगा, 5 ये लेगा कि 3 देगा? देखो ये अगर 5 गेन करेगा तब जाके 8 होगी, है ना। लेकिन इतने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी नहीं है। इसके लिए इजी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, तब जाके भी ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इसका वैलेंस शेल L आ जाएगा और वो कंप्लीटली स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला शेल तो फिर एम्प्टी हो गया ना, फिर इसका वैलेंस शेल कौन बन गया, L। ठीक है, तो ये क्या करेगा इस केस में, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 3। ठीक है, समझ आई? मुझे ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन का हमने पढ़ा, क्लोरीन, क्लोरीन का बताओ जरा। क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो क्या करेगा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए? शाबाश, बोलो क्लोरीन के केस में। मैम उसके बैलेंस सेल में 7 है और वो 1 गेन करेगा। एक गेन क्यों करेगा? क्योंकि उसको 8 पूरे करने हैं, है ना। तो उसके लिए इजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। तो वो अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया कहीं से, पूरा खुद को स्टेबल कर दिया, तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4 कैसे आएगी? वैलेंसी होता क्या है, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी जो ये है स्टेबल होने के लिए ये जो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करते हैं या गेन करते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो वैलेंसी क्या आ गई, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 आ जाएगी ना वैलेंसी। एक ही इलेक्ट्रॉन उसने लिया ना कहीं से, तो वैलेंसी 1 आ गई। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसलिए वैलेंसी 2 आ गई। ठीक है, मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, के में 2, L में 8, M में 2। क्या करेगा मैग्नीशियम जी? वैलेंसी आएगी 2। हाँ, कैसे आएगी 2? वो तो है ठीक, वैलेंसी 2 आई, लेकिन कैसे आई? अब इसको यहाँ पे क्या है, 2, 8 या 8, है ना। स्टेबल होने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन या तो इसको 8 बनाने हैं या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के लिए इसको 2 की जरूरत है। क्या क्लियर नहीं आ रही आवाज, क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पे 2 है ना, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो अब इसको क्या है, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान नहीं होता है, इतने इसको कौन देगा। तो ये इसके लिए इजी है, ये 2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे और स्टेबल हो जाए। फिर ये इसकी ऑक्टेट कंडीशन अचीव हो गई ना, 2 और 8, ये वैलेंस शेल एम्प्टी हो गया, इसका वैलेंस शेल अब क्या बन गया, L। ठीक है, बैलेंस मतलब लास्ट वाला जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 होने चाहिए। ठीक है, आई समझ? हाँ, जो इसके लिए इजी होगा, अगर इसको गेन करना इजी होगा वो गेन करेगा, अगर लूज करना इजी रहेगा तो लूज करेगा। ठीक है, देखो इस केस में ये गेन कर रहे हैं क्योंकि इनको इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 8 होने के लिए,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी 2। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Z से डिनोट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के एटम में, वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। ठीक है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है। हीलियम आ गया एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब है उसके 2 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, इसी तरह आप जो आगे देखोगे जितने एटॉमिक नंबर किससे होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनको मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। इसका मतलब है 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हमारे पास, इन दोनों का को प्लस करेंगे तो उसका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम, देखो जैसे कार्बन है यहाँ पे, कार्बन की अगर आप एग्जांपल लेते हो तो इसका एटॉमिक नंबर, इसमें कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स कार्बन में। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस करके, तो वो कितना आ गया? 12। ठीक है, तो 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। न्यूक्लियस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर आ गए। न्यूक्लियस में जैसे न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम का जो है ये न्यूक्लियस है ये। तो अब इसका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे तो 2 एटॉमिक नंबर उसका 2 होगा, अगर 3 होंगे तो एटॉमिक नंबर 3 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलता है? कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, एटॉमिक नंबर की समझ आई फिलहाल? हाँ, यस मैम। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। जैसे अगर किसी में 3 प्रोटॉन्स किसी के है 3, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 3। तो ये कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। ठीक है, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स जो है वो 3 हैं। तो मास नंबर कैसे अगर निकालना हो तो आप जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है और प्रोटॉन्स, इन दोनों को प्लस करेंगे, वो उसका मास नंबर आ जाएगा। जैसे कार्बन के का प्रोटॉन्स 6 और न्यूट्रॉन्स 6, इसलिए इसका मास नंबर क्या आ गया? 12। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आ गया 6। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन्स है। और इसको आप कैसे डिनोट करते हो? लिखते कैसे हो आप इसको? सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉटम में लिखते हो, मास नंबर लिखते हो ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हम ले रहे हैं? नाइट्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। ठीक है, 7 क्यों है? अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है? शाबाश।
बोलो कोई, इसमें 7 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में? मैं 7 होंगे। तो मतलब है 7 प्रोटॉन्स है, तभी जाके इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो मास नंबर 14 है, इसका क्या मतलब है? 7। अब हमें पता है 7 प्रोटॉन्स हैं, तो पीछे हमें अब देखना है न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना? तो 7 तो 14 अगर मास नंबर है, 7 इसमें से प्रोटॉन्स है, पीछे न्यूट्रॉन्स कितने बचे? हमें अगर न्यूट्रॉन्स निकालना हो कितने हैं? मैं 7 न्यूट्रॉन। 7 न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन्स भी 7 है और न्यूट्रॉन्स भी 7 है। प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एंड मास नंबर आ गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हम इसमें इसके अब छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगी।